आज के शो में आमदन से जायद असासाजात केस, ख्वाजा आसिफ नैब के शिकंजे में, टर्किश अदाकार को पाकिस्तान बुलाने वाले शख्स पर संगीन इल्जामात, टिकटॉकर काशिफ जमीर और टर्किश अदाकार अंगीन अल्तान का किस्सा बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इस गिरफ्तारी से मुतालिक चंद हकाइक आपके सामने रखेंगे। नैब की तरफ से जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट यानी जिन वजूहात की बिना पर ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट किया गया, पहले वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नैब की तरफ से स्टेटमेंट आई और कहा यह गया कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर एक तो असासे जात जो गैर कानूनी बनाए मुबैना तौर पर, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी इस पर जो इतलाक होता है। स्पेसिफिकली नैब ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की जो 3 है ये इस पर लागू होता है, उसके तहत तहकीकात जारी हैं। आमदन से जायद असासाजात केस में नैब ने ख्वाजा आसिफ से इससे कबल असासाजात की तफसीलात मांगी थी और ख्वाजा आसिफ के ऊपर यह कहा गया था कि 26 करोड़ रुपए जो उनको किस तरह से आए और ये 26 करोड़ रुपए जो गैप आ रहा था उनके एसेट्स में और उनकी सोर्स ऑफ इनकम में, जो वो साबित ना कर सके और नैब को मुतमईन ना कर सके। स्पेसिफिकली अगर बताएं तो ख्वाजा आसिफ के ऊपर इल्जाम ये लगा कि उन्होंने न सिर्फ असासाजात बनाए बल्कि उन्होंने जो उस पर उसकी जराए थे यानी जो सोर्स थी और उसको जो मुंतकिल किया पाकिस्तान से या उस जराए को जब इंटरनेशनली यहाँ से ट्रांसफर हुए तो उसको भी वो साबित नहीं कर सके। 1991 में जब ख्वाजा आसिफ साहब पहली बार पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी सेनेटर बने थे, उस वक्त उनके मजमूई असासाजात की जो कुल मालियत थी 51 लाख रुपए थी और साल 2018 तक ख्वाजा आसिफ के असासाजात बढ़कर 221 मिलियन रुपीस हो चुके थे और ख्वाजा आसिफ की जो जाहिरी आमदन थी वो उससे मुताबिकत नहीं रखती नैब के मुताबिक। और ये साबित करने के लिए उन्होंने एक यूएई की फर्म से तकरीबन 13 करोड़ रुपए हासिल करने का दावा किया एज सैलरी, लेकिन नैब के मुताबिक दौरान तफ्तीश वो बतौर तनख्वाह इस रकम के हुसूल का कोई भी ठोस सबूत नहीं दे सके कि 13 करोड़ रुपए कैसे आए और कहां से आए। मुलजिम ने जाली जराए आमदन से अपनी हासिल शुदा रकम को साबित करना चाहा लेकिन वो नहीं हो सकी और ख्वाजा आसिफ ने अपने एक मुलाजिम है, एक नौकर के नाम पर भी एक बेनामी कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम तारिक मीर एंड कंपनी है और ये कंपनी जिसके अकाउंट में 40 करोड़ रुपए की खती रकम जमा कराई गई और इस रकम के भी यानी इस 40 करोड़ रुपए के भी कोई जराए आमदन नहीं बता सके कि आखिरकार इसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या थी। और जिस तरह मैंने कहा कि 13 करोड़ रुपए एक, 40 करोड़ रुपए एक। कल नैब का एक और इजलास भी हुआ था, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन प्रोग्राम में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इल्जाम अब अपोजिशन ये लगा रही है कि हुकूमत इस गिरफ्तारी के पीछे है। सेनेटर फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस विद अस। फैसल जावेद साहब, क्या नैब की इस गिरफ्तारी के पीछे जो इस वक्त हुई है ख्वाजा आसिफ साहब की, क्या इसमें हुकूमत का हाथ है, हुकूमती इशारा है जिसकी बुनियाद पर नैब ने गिरफ्तार किया? इस पर आपका क्या जवाब है? जी अस्सलाम वालेकुम सफान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत का इनकी गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। नैब एक आज़ाद इदारा है, इंडिपेंडेंट काम करता है। हमारे अपने वजीरों को, सिटिंग मिनिस्टर्स को नैब ने अपनी कस्टडी में लिया और आपके सामने अलीम खान, आपके सामने सिप्तैन खान, वफाकी वज़रा भी, उन्होंने कोई अटैक नहीं किया किसी अदारे पे। उन्होंने जाके जो उन पे एलिगेशंस थी, जो चीजें थी, उसके ऊपर उन्होंने सबूत दिया। इनको भी यही करना चाहिए। ये जो गैप्स आप अभी बताया, बड़ी डिटेल में आपने एक प्रेजेंटेशन दी है, ये टेक्निकल चीजें हैं, इनके आप जवाब दे दें वहां पे जाके। लेकिन इस सारी चीज को ये कहना कि ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो ये कथन ऐसी बात नहीं है। नैब अपना काम कर रहा है और नैब में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज हमें अब एक चीज इससे समझ आती है कि ये क्यों इमरान खान साहब से बार बार ये एनआरओ मांगते रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ख्वाजा आसिफ भी बेनिफिशियरी हैं। अगर इमरान खान इनको ये एनआरओ दे देते, ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम चाहते थे, 38 में से 34 तरामीम, उसमें बेनिफिशियरीज जहां बाकी सारे हैं वहां पर ख्वाजा आसिफ भी जो है वो भी बेनिफिशियरी बनते हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप अपनी चीजों के जवाब दे दें, टेक्निकल चीजें। एक ही चीज पूछिए ना, देखें आमदन, किसी बंदे की आमदन है 10,000 रुपए और उसके पास से निकल आता है 1 करोड़ रुपया, तो उसको बताना पड़ता है कि बाकी जो उसके पास आए हैं पैसे
उसका सोर्स क्या है, मनी ट्रेल क्या है, एक सोर्स आपको फैसल दिखाना जावेद साहब, ये इधर सवाल भी आपने ख्वाजा जो आसिफ अमेंडमेंट जी। से बात की है, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन यही केसेस को जिस तरह के खुसरो बख्तियार साहब वफाकी वजीर हैं, एसिड बियॉन्ड मीन्स और मामला नैब में चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी ताहाल नहीं हुई है, शुगर स्कैम सामने आ चुका है, उस पर नैब ने नोटिस भी लिया था, मामला उस पर नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऑपोजिशन कह रही है कि अगर ये कानून है और अगर ये इदारे वाकई में इंडिपेंडेंट हैं तो इनको उसी इक्वालिटी के साथ आपके मिनिस्टर्स के खिलाफ भी बढ़ना चाहिए जिनके केसेस सामने आए लेकिन कुछ हुआ नहीं, और स्कैम सामने आए लेकिन कुछ हुआ नहीं। फैसल जावेद साहब, देखिए, मैं आपको मिसालें दे चुका हूं कि जो नाम मैंने लिए हैं वो हमारे ही तो मिनिस्टर्स थे ना, हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा थे। एक तो सीनियर मिनिस्टर थे, 2 फेडरल मिनिस्टर थे, एक और मिनिस्टर हैं। तो वो अपने इदारे अपनी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हमने उनको कभी ना किसी को पकड़ने का कहा है, ना किसी को ना पकड़ने का कहा है। नहीं, कोर्ट के रिमार्क्स में फैसल साहब बार-बार कहा जाता है कि कोर्ट के रिमार्क्स में बार-बार कहा जाता है कि नैब इज बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अदालती रिमार्क्स में बार-बार नैब के किरदार के ऊपर उसकी सियासी उस वक्त के विक्टिमाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा है। ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स आते रहते हैं बार-बार। फैसल जावेद साहब, देखिए, रिमार्क्स जो होते हैं ना जजेस के, वो पेशी के दौरान आप भी जाते होंगे अदालत में, वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लेकिन जो फैसले में जो चीज आती है उससे हतमी। और ये जज साहिबान ने कई दफा कहा है कि हमारी चीज को बाज औकात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है मीडिया पे चल जाता है। हम जब पैनामा केस की हियरिंग में जा रहे थे, रोज रात को केस का फैसला आ जाता था, चीजें लिखी होती थी, तो जज साहिबान ने उस वक्त भी कहा कि हमारी बातें, हमारी ऑब्जर्वेशंस केस के दौरान जो चीजें होती है उसका कथन मतलब नहीं है कि ये हमारी कोई हतमी राय है। वो हतमी राय जो होती है जज की किसी भी फैसले में, वो एक रिटन डिसीजन वर्डिक्ट के अंदर आती है। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा है आज पेशी के दौरान, वो भी सुनाते हैं, फिर ये सवाल आपसे एक और इस पे रेस करते हैं। लेट्स हियर दिस के ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो क्या है, जरा सुनते हैं। पार्टी को कंसोल किया है वो तो जारी और सारी है, पिछले 2-2.5 साल से मियां नवाज शरीफ को कमजोर किया जाए। सर ये अल्लाह का फजल है, मियां नवाज शरीफ जो है ना उसका बयानिया और मियां नवाज शरीफ बहुत तकलीफ। फैसल साहब, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को कमजोर करने की साजिश है। दूसरी तरफ मरियम नवाज कहती हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को ऐसे कॉल्स वॉल्स आ रहे थे और कहा जा रहा था कि पार्टी को आप वफादारी छोड़ दें, तब्दील कर दें, इस तरह की स्टेटमेंट भी सामने आई ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक। तो इन पे कोई प्रेशर था कि आप या तो नून लीग को छोड़ दें, इस नैरेटिव को छोड़ दें, वरना केसेस बनेंगे। जो नून लीग नैरेटिव दे रही है दैट इज सिंपली कि आप उनको प्रेशराइज कर रहे थे नून लीग छोड़ने के लिए। फैसल जावेद साहब, नहीं, नून लीग के साथ जो मरियम कर रही हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है नून लीग के खिलाफ कोई ऐसी साजिश करें या कुछ करें। जो मरियम नवाज ने नून लीग के साथ कर दिया है, उसके बाद वो तो वैसे प्लेयर ऑफ द सीरीज का उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए पीटीआई की तरफ से। जितनी स्पीड से उन्होंने नून लीग का कबाड़ा किया है, हमें क्या जरूरत है हम इस किस्म की चीज करें। तो खैर, मैं यही कह रहा हूँ, बजाय इसके कि ये टेक्निकल चीजों के जवाब दें, ये इस किस्म के बयानबाजी करते हैं। और नवाज शरीफ जिनका नाम ले रही हैं, भाई वो तो खुद जो है मुजरिम है अदालत के डिक्लेयर्ड। अकामा भी, अब अकामा ये पूरा होता क्या है? ये अकामा 2 अकामे होते हैं। एक होता है मेहनत का शिकामा, जो कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो बाहर बैठे हुए हैं वो अकामा लेते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, घर पैसा बेचते हैं, जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आती हैं, वो तो उनको तो खराज तहसीन पेश करते हैं, हम वो इतनी मेहनत करते हैं, वो अकामा रखते हैं, वो तो ठीक है। एक होता है ये मिनिस्टर साहिबान, ये मिनिस्टर थे, इन्होंने अकामा रखा हुआ था, ये नौकरी कर रहे थे उधर दुबई में। भैया आप मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उन्होंने कामा रखा हुआ था। एहसन इकबाल इनके एक और वजीर हैं, उन्होंने कामा रखा हुआ था। ये सियासी अकामा, ये करप्शन और किक बैक का पैसा अकामा के थ्रू, क्योंकि अकामा आप जब लेते हैं तो आप तहकीकात के रडार से बाहर हो जाते हैं, आप तहकीकात के रडार से निकल जाते हैं और आप फौरन अकाउंट्स, अपने बैंक अकाउंट्स खोल लेते हैं। फिर यहाँ से पैसा आप जो चोरी और करप्शन का पैसा है उसको बाहर लेके जाते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आप टेक्निकली डिफेंड करना लाते हैं। ये पूरा जो एक साइकिल, जी आई एग्री विद यू कि आप टेक्निकली डिफेंड करना चाहिए। मैं और भी कुछ सवाल फैसल साहब हमारे साथ रखेंगे, फैसल जावेद साहब साथ मौजूद है। नाज़रीन, कल एक और इजलास भी नैब का हुआ था, उसमें भी कुछ अहम केसेस की मंजूरी हुई थी। वो क्या थे मैं आपके सामने रखूंगा और उस पर भी हम जानेंगे कि उसमें कोई सियासी एंगल है या नहीं है। पीटीआई क्या मौक़िफ़ रखती है, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। क्या हुकूमत है नैब की इस पर जो रिसेंट जो नैब की गिरफ्तारियां हैं, जो नैब के एक्शन हैं उनके पीछे। कल भी नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हुआ जिसमें जाली अकाउंट्स केस के हवाले से 11वां रेफरेंस जो है वो दायर करने की मंजूरी दी गई। ये अहम मामला जो है वो इसमें साबिक MD PIA एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ दायर हुआ होगा ये रेफरेंस, और इसमें मुल्जमान पर ओवरसीज कोऑपरेटिव हाउसिंग कराची के प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट और फेक बैंक अकाउंट से अदायगी का इल्जाम है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई थी, और जो ड्राई पोर्ट है, सोर्स ड्राई पोर्ट, उस पर तैनात कस्टम्स डिपार्टमेंट के अफसरान पर करप्शन की शिकायत थी जिसको FBI को भिजवाने की मंजूरी भी दी गई। ये वो प्रेस रिलीज थी। फैसल जावेद साहब, अब एक तरफ ये अपोजिशन जो PDM मिलकर एक तहरीक और एक शोर मचा रही है कि हम पर विक्टिमाइजेशन हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब आगे आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी रेजिग्नेशंस को लेकर, दीगर तफसीलात, दीगर चीज़ों को लेकर? फैसल साहब जी, सफान साहब, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछे, क्योंकि ऑपोजिशन ने किया क्या। अब पहले दिन से, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान असेंबली में पहला खिताब कर रहे थे तो इन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया और कहा कि जी गवर्नमेंट फेल हो गई है। पहले 5 मिनट में ये कह दिया। वहां से ये शुरू हुए, फिर कश्मीर के ऊपर, उसके बाद फिर इन्होंने पहला धरना दिया, उसके बाद फैटिफ के ऊपर, कोरोना के ऊपर, हर जगह इन्होंने इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की सिर्फ NRO लेने के लिए। और ये लेकर के आगे अपने साथ ये अमेंडमेंट्स के, जी नैब के ऑर्डिनेंस में आप ये 34 अमेंडमेंट्स कर दे, इसमें हमारे ये सारे केसेस खत्म कर दे। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने पहले दिन से कहा है कि NRO नहीं होगा। उसके अलावा माइनस दिस हम इन्हें कहते हैं कि आप डायलॉग के लिए आए, ओपन ऑफर है इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट की कोई भी कानून साजी है उसके ऊपर हम इनसे बातचीत करने को तैयार हैं। खैर, इन्होंने कहा हम इस्तीफे देंगे। हमने कहा सो बिस्मिल्लाह, आप इस्तीफे दे दें। अब इस्तीफे जो इनके वो लतीफे बन गए। आज आपने देखा वो जब पेश हुए तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं दिए। बढ़ के बड़ी मारी। मरियम ने तो तकरीर में भी कह दिया कि मैं कहूंगी कि जाके तस्दीक करें इन इस्तीफों की, लेकिन जब बारी आई तो पीछे हट रहे हैं। हम अभी भी नहीं कहते 31 दिसंबर तक इस्तीफे दे दे ताकि नए साल का आगाज अच्छा हो। हम तो उन सीटों पे जिन पे ये इस्तीफे देंगे उन पे दोबारा इलेक्शन कराएंगे और PTI की मेजॉरिटी हो जाएगी। लेकिन इनके इस्तीफे, इनकी मार्च, इनकी सारी हिकमत अमली सिर्फ इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की है। इमरान खान साहब ने कह दिया, ये चैप्टर अब क्लोज हो जाना चाहिए कि भाई आपको ये नहीं मिलेगा, NRO नहीं मिलेगा। और सफान भाई, एक मैं खास बात आपको बताऊं, ये ख्वाजा आसिफ का भी मामला चल रहा है। इसमें 3 जगहों पे वो बेनिफिशियरी बनते हैं। अगर ये गलत नहीं है तो फिर NRO क्यों मांगते हैं और कहते हैं कि इमरान खान हमें NRO नहीं देंगे? अगर इमरान खान नहीं दे सकते तो फिर इमरान खान को आपने लिख के क्यों दिया कि हमें ये NRO दे दे? हमेशा हुकूमत NRO देती है। इन्हें ज्यादा अंदाजा होगा इस चीज का कि जनरल मुशर्रफ से दोनों ने NRO लिया हुआ है, दोनों ने, और एक दूसरे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में नाज़रीन आपके सामने एक और अहम इशू रखेंगे और अहम सवालात उठाएंगे। हमने रिसेंटली देखा कि टर्की की मशहूर इस पर जो सीरीज़ है अर्तुगरुल, जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, जिसके अंदर पाकिस्तान में जो इस्लामिक हिस्ट्री तो बिलखुसूस और ओवरऑल जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, इस सीरीज़ से मुंसलिक जो मरकज़ी किरदार हैं उनकी पाकिस्तान आमद हुई। पाकिस्तान आमद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सीज उठी उस होस्ट के बारे में जिसने उनको पाकिस्तान बुलाया था। उस होस्ट का नाम है काशिफ ज़मीर। अब काशिफ ज़मीर से मुतल्लिक बहुत से संगीन इल्ज़ामात सामने आने शुरू हो गए, मतलब मुकदमात की हिस्ट्री आना शुरू हो गई, फिर गिरफ्तारी हुई। लेकिन उसके बाद हमने जो अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की तो हमने देखा कि CCPO लाहौर साहब ने ये कहा कि जो ये मामला था मौजूदा, जो ये पेमेंट्स थी, इसके बारे में कहा गया कि उसमें फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई कंप्लेन हमें मौसूल नहीं हुई टर्किश अदाकार की तरफ से। हाँ, लेकिन माजी के अंदर कुछ केसेस हैं जो कुछ जिनका ताल्लुक है इस वक्त फ्रॉड एक्टिविटीज से या इस वक्त दीगर मामलात से। कुछ एक मोटरवे का मामला है, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल पर के टर्किश अदाकार की पाकिस्तान आमद और फिर जाना, और अब दूसरा अहम सवाल ये है कि उसके बाद कुछ धमकियां इस होस्ट को मौसूल हुई।
वो धमकियां भी हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे और ये सवाल उठाएंगे कि क्या दोबारा आमद मुतवक्का है। या कुछ दिन कबल काशिफ ज़मीर साहब ने कहा था कि 15 या 20 दिन में जो इसका सेकंड पार्ट है एग्रीमेंट का, यानी जो उनको शूट करना है एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए ये पाकिस्तान वापस आएंगे। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा डिस्पाइट ऑल द थ्रेट्स, और थ्रेट्स दे कौन रहा है ये भी हम सवाल उठाएंगे। लेकिन पहले ये मुआहिदा था क्या, वो मिले किस तरह अर्तुगरुल के मरकजी किरदार से, वो पाकिस्तान आया कैसे, यहाँ आके उनका मुआहिदा क्या हुआ था, ये तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ काशिफ ज़मीर साहब खुद मौजूद हैं। काशिफ ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं क्योंकि यही जानना चाह रहा हूँ समय पहले कि ये मुआहिदा क्या था, आप मिले कैसे उससे पहले, अगर वहीं से हम शुरुआत करते हैं फिर इन थ्रेट्स पे आते हैं जो रिसेंटली आपको मिली है। जी बिल्कुल, अभी मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहूँगा कि मैं अभी कुछ टाइम पहले टर्की गया था। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो TRT के मेंबर हैं उधर टर्की में, डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, तो उनके ज़रिए मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई एंगिन अल्तान से जो अर्तुगरुल गाजी के हीरो हैं। हमारी मुलाकात चली जिसमें हमारे एक दूसरे के साथ एक काम करने की हमारी जो थी वो ख्वाहिश हुई कि मैं उनको अपने, मेरा जो इधर ब्रांड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मेरी, मैंने सोचा कि क्यों ना काफ़ी और ब्रांड ने इनसे काफ़ी रब्ता भी कर रहे हैं, काफ़ी का कुछ, एक भी हमारे ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उनके साथ जो सामने मंजर आम पे आया, लेकिन वो कुछ वजूहत की वजह से उन्होंने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके कुछ मामला थे। फिर जब इन्होंने मेरे साथ ये ओके किया कि मुझे इन्हें कहा जी हम पाकिस्तान आएंगे, आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसके बाद हमारे सारे मामला आगे चले। पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान एक बार आना था, पाकिस्तान 2 बार आना था, ये नहीं आपको जो पेमेंट देनी थी $10 लाख, ये एक बार में देनी थी, 2 किस्तों में देनी थी? नहीं, ये 2 बार में हमने इनको देनी थी। हमारा एक्चुअली इनके साथ ये डिसाइड हुआ था कि ये फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान आएंगे आधी पेमेंट हम इनको तब कर देंगे और आधी पेमेंट हम इनको तब करेंगे जब ये दोबारा एडवर्टीजमेंट के लिए पाकिस्तान में आएंगे हमारे ब्रांड के लिए, तब हम इनको देंगे। ठीक है। और वो जो आधी पेमेंट आपको देनी थी, यानी जब वो पाकिस्तान आना था, वो कितने दिन के वक्फे के बाद उनको आना था? यानी पहला जो एग्रीमेंट के नहीं आना था, दूसरा शूट के नहीं आना था, कितने दिन बाद आना था? ये अभी एक्चुअली हमारा ये डिसाइड था कि कोरोना की सिचुएशन हम देखेंगे कि कोरोना की सिचुएशन अगर इसी तरह बेहतर रही या अगर खराब हुई तो उसमें हम आगे पीछे उसकी चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो उसमें हम ये 1 साल में जो है उसकी चेंजिंग हम कर सकते थे आने जाने की। अच्छा, ये यहाँ तक तो बात हुई कि आपने $5 लाख दिए थे। ये जो पेमेंट है $5 लाख, इस बारे में कहा गया जी कि चेक बाउंस हो गए, ये हो गए, इसके बारे में तफसीलात क्या है? ये $5 लाख पूरे विड्रॉ हो गए उनके अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट से जो भी आपने चेक दिया? नहीं, ये देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्रीमेंट है जो कि कॉन्फिडेंशियल हम दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं फिर भी आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा हम दोनों के दरमियान में हुआ। इसमें ये चीज़ हमारी क्लियर थी कि हमारी जो आधी पेमेंट उनको क्लियर हो चुकी है, आधी पेमेंट हमारी जो है वो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आएंगे, क्योंकि हमारे जो CCPO साहब हैं उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है, उन्होंने ये हकायक जाने, उन्होंने सारा कंफर्म किया, उसके बाद उन्होंने अपना ये बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया भी कि आधी पेमेंट उनको हो चुकी है। अमूमन ये मेरे साथ नहीं, ये हर जगह पे इसी तरह ही होता है कि जब आप एक बंदे से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उसको पेमेंट्स जो है वो एकदम सारी नहीं कर देते जब आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो। नहीं, वो मैं समझ गया काशिफ साहब कि $5 लाख तो आपने जो पे किए वो तो पे हो गए ना, यानी उसमें तो बाउंस नहीं हुआ चेक। मैं $10 लाख की बात नहीं कर रहा जी, 5 लाख मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं जी, जो $5,80,000 है वो उनको पे हो चुके हुए हैं, वो $5,80,000 पे हो चुके हैं। अच्छा, फिर इसमें इस सूरत हाल में जो ये नया टर्न आया है, मैं एक वीडियो आपने जो भी शेयर किया है मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये आखिर, क्योंकि आपने मैंने एक जगह सुना था 15 दिन के अंदर उनको वापस आना है, ये मुआहिदा 20 दिन में वापस आना है। फिर ये वीडियो आपने शेयर किया, ये वीडियो जरा नाज़रीन सुनते हैं कि प्राइवेट नंबर से इनको कॉल आई है थ्रेट की, लेट्स से दिस, कि क्या कहा गया उसको। काशिफ ज़मीर बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। अच्छा, ये हमारी तरफ से आपको लास्ट वार्निंग है। किस चीज की? कि आप अपना ये डील, अपनी जो डील है आप ये एंगन अल्तान से खत्म कर दें, ठीक है? क्यों? ना, ये जो आपके साथ हो रहा है इससे भी ज्यादा होगा और आपको इसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पर क्यों, किस वजह से? बस आप वजह को छोड़ देना, हम आपको कह रहे हैं कि खत्म कर दें। ये जो आपके साथ हो रहा है तो आपकी लाइफ रूटीन में आ जाएगी दोबारा अगर आप ये डील कैंसिल कर देते हैं तो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं $5,80,000 आप पे कर चुके हैं और वो आप, यानी आपके अकाउंट से विड्रॉ भी हो चुके हैं, थ्रू चेक्स आप दे चुके हैं। उसके बाद अब आपको दोबारा बुलाना है, वो आप कह रहे हैं कि अभी हमने कोई तय नहीं किया था, मैंने एक जगह सुना था आपने कहा 15 दिन में या 20 दिन में वापस आना है, ये कॉल आपको आ गई। फिर तो फिर इस कॉल के बाद क्या हुआ फिर काशिफ? जी बिल्कुल,
कॉल के बाद ये एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि अब जिस तरह का मामला ये बन चुका है, मैं आपको ये सारी हकीकत ये बताता हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम है जिसमें ये सारे हकायक सामने लिए जाते हैं। हमें ये एंगिन अल्तान जो अर्तुगरुल गाजी, उनको भी पता था कि पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, उनको पाकिस्तान नहीं आने दिया जा रहा था। इस मामला पे जो काफी ज्यादा प्रेशर था कि जी वो चाहते थे कि अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनको अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी पे उनको पाकिस्तान बुलाया, उनके साथ एग्रीमेंट किया, उनको बुलाया। हालांकि मेरे कुछ मेरा हर सियासी जो बंदे उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताल्लुकात हैं, आप भी जानते हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने मना भी किया था कि आप इनको पाकिस्तान मत बुलाएं, आप नुकसान उठाएंगे। तो वही बात हुई, मैंने उनको जब पाकिस्तान बुलाया उसके बाद जो नुकसान आता है, मुझ पे जो बता रहे कि मुझ पे जो केसेस हैं या कुछ और मामला, ये हर बंदे के होते हैं और ये मेरे साहब का है, इनका तो इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये इस बात को इस वजह से उठाएगा क्योंकि मेरा हर बंदे पे तो नहीं 8 मुकदमात होते हैं, फ्रॉड, अमानत में खयानत, कार चोरी, डकैती जो पुलिस दे रही है, लेकिन आप बिजनेस में डीलिंग करते हैं, आप कह रहे हैं उस लिहाज से शायद ऑपरेशंस में होते हो कि चेक बाउंस हो गया तो चेक हो गया। लेकिन ये टर्किश एम्बेसी ने क्लियरेंस नहीं ली थी जब उन्होंने, यानी जो टर्किश अदाकार पाकिस्तान आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी एम्बेसी को नहीं आपकी वेरिफिकेशन के लिए भेजा होगा कि जी आप वेरीफाई करके बताएं कि आप आखिरकार हैं कौन, आपका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड चेक के लिए। जी मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जब हम एक सिम भी लेने जाते हैं ना अपनी पाकिस्तान की बात करता, तो वो हमारा थंब इंप्रेशन लगता है, उसके बाद हमारी वो डिटेल आती है, जब हमारा आईडी कार्ड वेरीफाई होता है फिर वो सिम हमारी नाम पे होती है। और एक इतना बड़ा अदाकार जिसको पूरी दुनिया में एक नाम है, उनके इधर कौंसल खाने हैं, उनके तो एम्बेसी इधर मौजूद है, हर चीज उनका सिस्टम है, वो 1 मिनट में अगले बंदे का पूरा डिटेल वो जान लेते हैं। तो इतना बड़ा अदाकार, मेरे ख्याल में वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं कि जिसको मैं उंगली पकड़ा के पाकिस्तान में ले आया हूँ। उसने मेरे बारे में सारा कुछ पहले वेरीफाई किया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहा ये मेरे साहब का मामला थे, ये मामला हो जाते हैं। और अगर इनकी गहराई में आप देखें तो वो मामला फर्ज पे ये दिखाया गया कि जी मेरा ये मामला, लेकिन बेसिक उनमें रीजन और थी। तो इस बेस पर उनका ये मामला होते हैं, इनमें कोई इशू नहीं, इस वजह से वो पाकिस्तान आए। ठीक है, वो पाकिस्तान आए, लेकिन पाकिस्तान आने उनको दोबारा, और अब आपको थ्रेट आई है। उसके बाद आपने किसको बोला थ्रेट का कि थ्रेट आई है, और आप अभी भी कायम है इस फैसले पे कि वो आएंगे दोबारा पाकिस्तान, या आप हट गए पीछे? जी जी बिल्कुल, मैं अभी भी कायम, क्योंकि ये मुझे पहले पता था कि ये चीजें, ये मामला हमारे साथ होंगे। और ये बात को एंगिन अल्तान भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि हमें ये मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मामला ये देखे, मैं आज भी पाकिस्तान मीडिया से इन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, मैं इनको नहीं बुरा कहूंगा, क्योंकि ये लोग भी मेरे अपने, हमने दुनिया को अपना तमाशा खुद दिखाया है कि एक इंटरनेशनल लेवल का स्टार पाकिस्तान में आया है। अगर ये लोग मेरा साथ देते, मैं कल को सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को भी पाकिस्तान में लाने की अहलियत रखता हूँ। लेकिन इन्होंने जिस तरह से मेरे किया, लेकिन बेसिकली चीज ये कि मीडिया खुद नहीं कर रही। जैसे वो एक मसाला है कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात, ये वो इस टाइम मामला हुआ है कि जो और दूसरे ब्रांड है जो 100 साल, 150 साल से पाकिस्तान में बैठे हुए, जो एंगिन अल्तान को पाकिस्तान नहीं ला सके, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये आज का लड़का उठ के कैसे इसको ले आया। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं थ्रेट्स के बावजूद लेकर आएंगे, लेकिन एक पूरे इस चैप्टर में काशिफ साहब मुझे बताइएगा एक बात है, क्योंकि आपने खुद भी ये बात की थी कि अगर यानी जो एंगिन अल्तान है वो खुद एक वीडियो बयान जारी कर दें या ट्वीट जारी कर दें और वो बता दें जी कि ये तमाम इल्जाम जो है, मुझे तो $5,80,000 मिल चुके हैं काशिफ ज़मीर से, काशिफ ज़मीर सही बंदा है, काशिफ ज़मीर ने बिल्कुल मेरे साथ जो मुआहिदा किया था उस मुआहिदे के तहत चला है, तो ये तो 1 मिनट का या 30 सेकंड का काम लगता है। ऐसी कोई वीडियो है आपके पास? जी देखें, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये मेरी इस मामले में बात हुई थी, लेकिन हमने जो एक आपस में मशवरे किए, मुझे एंगिन अल्तान ने यही बात कही कि आपका सबसे पहली बात है कि अगर मीडिया ने कोई बात की थी, मेरी तरफ से कोई ट्वीट किया गया होता, मेरी तरफ से कोई बयान जारी किया गया होता, तो फिर आप ये बात करते। आपको पाकिस्तान मीडिया को जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग रेटिंग लेना चाह रहे थे, जिन्होंने भी ये इल्जाम लगाए उनको वो रेटिंग मिल गई आपके इन बोलने की वजह से। तो इस वजह से उसने कहा कि ये मैं वीडियो बयान जारी तब करूं जब मैंने कोई बात की हो कि मुझे काशिफ से ये मसला है, तो ये मसले की वजह से हमारा काम खराब हो रहा है। इस वजह से हमने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अब दोबारा 15-20 दिन में उनको मैं दोबारा फिर पाकिस्तान बुला रहा हूं, तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, 15-20 दिन में पाकिस्तान आने पर वो रजामंद है दोबारा आपके साथ यहाँ पे वापस? जी बिल्कुल, वो तो रजामंद है, वो तो रजामंद है इस चीज पे। ठीक है, ये 15-20 दिन में आप, और आपको जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये आपने बताया उनको कि आपको थ्रेट्स आ रही हैं, ये जो आपने कॉल आई है, ये सब बताया आपने? ये अभी नहीं, ये हमें उससे पहले सारे मामलात को हम जानते थे कि ये इसको इश्यूज हैं। बेसिकली मसला ये है कि हमारे जो लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते, ये मैंने खुद भी ये बात कही थी जब एंगिन अल्तान ने पाकिस्तान आया था। मेरी एक वीडियो मौजूद है कि देखिए मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे जो अपने ब्रांड वाले लोग हैं वो मेरे पाकिस्तानी हैं। देखे जो तकलीफ हम एक दूसरे की हो सकती है वो किसी और को नहीं होती, लेकिन आज हमने खुद अपना तमाशा बनाया। लेकिन मैंने ये वीडियो फिर भी दी थी कि अगर कोई और उसके साथ मुआहदा करना चाहता है वो कर ले, बजाय कल को कोई एतराज करे इस बात पे। तो आज
आज देखें वही बात हो रही कि मेरी वीडियो के बावजूद आज वही लोग इतराज करें जिनसे वो खुद अपना वो इसे डील नहीं कर सके। वैसे काशिफ, आपकी मैंने इस वक्त अर्तुगरुल और मरकजी किरदार के अलावा जो इसके टर्की के ड्रामे के, इसके अलावा भी मैंने आपकी पिक्चर्स देखी। हुमायूं सईद साहब हैं इस वक्त, वो सीनियर एक्टर पाकिस्तान के, एक फेमस स्टार है, सेलिब्रिटी हैं, आइकन है, उनके साथ देखी है। फिर सियासतदानों के साथ आप हैं इस वक्त। तो ये आपका कोई शौक है, जैसे शेर आपने पाला हुआ है, सोना आपने सीने में आपने इस वक्त हार पहना हुआ है, ये आपके हॉबी है, पैशन है, क्या है ये आप जो मुख्तलिफ सेलिब्रिटी से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं? चौधरी सरवर साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। जी जी, देखिए उसमें ये चीज़ है कि मैं बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा होता है उसके एक्टर से भी ताल्लुकात होते हैं, और उसके अलावा जो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी ताल्लुकात होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे आम रूटीन में बंदे के दोस्त होते हैं इस तरह से। जिस तरह आप क्या लेकर आ सकते हैं, आप बॉलीवुड एक्टर्स को भी ले आ सकते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने का? जी मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ बिहेव, जो मुझे जो इनाम दिया गया है पाकिस्तानी कुछ मीडिया वालों ने मेरा साथ भी दिया, और बेसिकली चीज़ ये है कि अवाम ने मेरा साथ दिया, क्योंकि अवाम तो समझती है कि असल मामला हुआ क्या, क्योंकि 2020 है, हमारी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है, एजुकेटेड है, तो उनको समझ आ गया कि ये इस बंदे के साथ ज्यादती की गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात और मेरी अवाम का साथ मेरे साथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश अपनी जारी रखूंगा कि मैं बड़े बड़े स्टार्स को पाकिस्तान लेके आऊँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया काशिफ ज़मीर साहब। नाज़रीन, आपने जाना इस वक्त काशिफ ज़मीर के हवाले से, और जो टर्किश अदाकार के साथ उनके मामलात थे वो आखिर थे क्या, एग्रीमेंट क्या था, एग्रीमेंट उनके हाथ में था, आपने देखा इस तरह से वो कौन है जो धमकियां दे रहे थे, और आगे इनका प्लान क्या है ये भी आपने जाना। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल है।